अब नाजरीन, हम दावत देते हैं लंदन से जमहूरियत पसंद मकबूल लीडर साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जिनकी बेशुमार लोगों की उम्मीदें उनसे लगी हुई हैं। अगर उनको हम ला सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उम्मीद लगी हुई है कि जब मियां साहब को मौका मिले तो सहाफ़त आज़ाद हो, सियासत आज़ाद हो, मजहबी आज़ादी हो, अली वज़ीर जेल में नहीं ईवान में हो, हमारे बच्चों के कातलों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो पर इंसाफ किया जाए, पख्तूनों के बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं कलम दिया जाए, हम अपनी हमसायों के साथ माशी और सकाफती ताल्लुकात बहाल करें, वहाँ तबाही के अनासिर के साथ ना खड़े हों, छोटे सूबों को हक मिले और कोई सहाफ़ी इंसानी हकूक़ का कारकुन गायब ना हो। बॉर्डर जो हैं अमन पसंद लोगों के लिए खुले हों, जंग की बोली बोलने वालों के लिए रेड कार्पेट्स बिछे हुए ना हो। APS के माँ बाप डिग्निटी उनको दी जाए, इसीलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है चैलेंजेस टू ह्यूमन डिग्निटी। और इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, चूँकि ये डिग्निटी के लिए आज हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और आज खड़े हुए हैं। अब इट्स ओवर टू यू, टू लंदन, पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस कौमी लीडर जिनसे बेशुमार लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मनीज़ जहांगीर, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने मुझे दावत दी और मुझे बुलाया इस कॉन्फ्रेंस में और मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आसमा जहांगीर फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और तमाम मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। एक लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस बहुत खास। हम फिर से कनेक्ट करेंगे, ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। कुछ जैमर्स भी लगाए गए हैं मगर हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे आपके लिए। हमने लंदन से कनेक्ट किया है, इस बार उम्मीद है कि हमारा नाता जुड़ा रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मोहतरमा आसमा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और तमाम मुंतज़मीन कॉल रिकॉर्ड की जा रही है की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक का मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत खास है क्योंकि जिस नाम से ये मुंसलिक है वो नाम भी बहुत खास नाम है, आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर साहबा अपनी जहद, अपनी हद गोई और इंसाफ और असूलों के लिए जिस सोच की नुमाइंदगी करती थी, जिसमें जमहूरियत है, आइन और शहरी आजादियां, वो सोच अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा है। और मैं समझता हूं कि आसमा जहांगीर हकीकत में एक तहरीक का नाम है और ये तहरीक आज भी जारी।
सब खवातीनों हजरात की यहाँ पर जो मौजूदगी है, ये इस अमर का सबूत है कि ये जद्दोजहद, ये सोच और हक की तलाश की जस्तजू न थमी है, न रुकी है और न रुकेगी। बल्कि सच तो ये है कि इस जद्दोजहद में अल्लाह के फजल करम से एक नया जज्बा पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मोहतरमा आसमा जहांगीर को कामयाबी मिली। ये भी एक दलील है कि आसमा जहांगीर की हक गोई का परचम थामने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। मैं जनाब आसन धून और उनके रुफका को इलेक्शन में कामयाबी पर, बहुत उम्दा कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वो आसमा जहांगीर का हर जगह पर पहुंचाएंगे। आसमा जहांगीर साहब से मेरा करीबी रबत और ताल्लुक रहा है और उन्होंने जब जिंदगी की आखिरी सांसें ली तो उस वक्त भी आखिरी बात उनकी मुझसे हुई थी, टेलीफोन के ऊपर। वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान और एक तवाना आवाज और हर मजलूम की मदद के लिए आमादा रहना, तैयार रहना उनकी फितरत का हिस्सा था। किसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पूरी कुव्वत से डट जाती थी। और मैं अगर ये कहूं कि आसमा जहांगीर तमाम अदल, इंसाफ और सच और हक की लड़की रही तो ये गलत नहीं होगा। बड़ा खौफ सच कहने वाली बहादुर खातून थी। आमरीत के अंधेरे हो, आइन पर शक पूर्ण हो, अदलिया की आजादी हो या फिर जमहूरी हुकूमतें या अदलिया अपने आईनी किरदार पर तजावुज करे, आसमा जहांगीर पूरी कुव्वत से मुकाबला किया करती थी। आज मौजूदा जबर और घुटन के माहौल में यकीन माने कि आसमा जहांगीर की बहुत कमी नहीं। खवातीनों हज़रात, मैं मुगल अपराधी को भी पेश करता हूं कि मुल्क में आइन की बारादस्ती की बात हो, कानून की हुक्मरानी का सवाल हो, अदलिया की आजादी की जदोजहद हो, इजहार राय की आजादी खतरे में हो, वकला बरादरी हरावल दस्ता बनकर मैदान में मौजूद रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली तारीख का एक फैसला कुन मोड़ है, जब से खतरनाक पहलू कौम में मुसलसल गहरी होती मायूसी और कर्बनाक बेबसी है। तारीख गवाह है कि जब कौमें मायूसी की दलदल में फंसती और धंसती हैं तो फिर उस कौम के बका के सवाल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और आप जैसे दानिश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि कौम की मायूसी किस तरह तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। आज 74 सालों के बाद कौम फिर से सवाल उठा रही है और हमें जवाब दरकार है। कौम को जवाब दरकार है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये जवाब दरकार है। और जब तक
इन 22 करोड़ अवाम को उनके बुनियादी सवालात का जवाब नहीं मिलेगा, हमारी हालत नहीं सुधरेगी। अगर सवाल करने वाले की जुबान खींच ली जाए तो इससे मुल्क तो हल नहीं होते, मसाइल तो हल नहीं होते। आज भी जुबान खींची गई है ना, ये अभी तारे शारे हमारे काट के, तो ये भी तो जुबान खींचने वाली बात है। क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? और फिर सवाल करने वालों को उठा लेने या गायब कर देने से सवाल खत्म हो जाएंगे? बदकिस्मती से मौजूदा दौर जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्याह तरीन दौर साबित हुआ है। सियासी मुखालिफिन हो, सहाफी, कॉलम निगार या सच बोलने वाली कोई आवाज हो, उसको अपने सवाल की पादाश में गायब कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है, या फिर जो कुछ होता है सलूक वो आप जानते हैं। गोलियां मारी जाती हैं, प्रोग्राम या कॉलम की इशाअत बंद हो जाती है, या फिर नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ऐसे स्याह कवानीन तैयार किए गए जिनका मकसद सच बोलने की जुबान बंद करना है, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अभी हाल ही में देखा है। और कब से देख रहे हैं कि आइन यहां टूटते हैं, कानून यहां टूटते हैं, अदालतें यहां टूटती हैं, और मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले यहां लिए जाते हैं। डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी यहां मिलती है और रियासत के ऊपर रियासत यहां चलाई जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां यहां लगाई जाती हैं। वोट को इज्जत यहां नहीं मिलती और आरटीएस यहां बंद होता है। वोट यहां चोरी होता है। यहां मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने करवाए जाते हैं, किए भी जाते हैं और करवाए भी जाते हैं। हुकूमतें यहां बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। और पार्लियामेंट की सॉवरेंटी का हाल तो यह है कि चंद मिनटों में दर्जनों कवानीन बुलडोज किए जाते हैं, जैसे आपने 2 दिन पहले देखा है। ये हैं ख़वातीनो हज़रात, ये है वो असबाब जो हमारे जवाल का बायस बनते हैं और जवाल का बायस बने हैं। और फिर कहा जाता है कि दुनिया हम पर हंसती है, कहा जाता है कि हम पर दुनिया पाबंदियां क्यों लगाती है, हमें कटहरे में क्यों खड़ा करती है, दुनिया में हमारे किरदार पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। सियासतदान या मीडिया ही नहीं, आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए सोचो फिक्र का मकाम नहीं कि आज जज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। अखबारात में शहर सुर्खियां शाये हो रही हैं कि कैसे आला अदलिये के जज टेलीफोन कॉल्स के जरिए सजाएं दिलवाने और फिर जमानत ना देने के हुक्म सादर करते हैं। यह आपने देखा और सुना है। और अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले मुंसफी ना इंसाफी करेंगे तो फिर मुझे आप बताएं कि मुआशरा क्यों कर और मुल्क क्यों कर तबाह बर्बाद नहीं होगा। खुदा ना खास्ता, क्या इस अदारे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसफ को सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया बैन अल-अक़वामी इंसाफ के इंडेक्स में कहां खड़ी है? क्या हमने मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज नहीं किया?
क्या हमने फौजी डिक्टेटरों के हुक्म पर पार्लियामेंट को तोड़ने के बाद उसे कभी बहाल किया? क्या हमारी अदालतों ने फौजी डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाजत नहीं दी? ये सब कुछ आपके सामने होता रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको ना हमने देखा हो, ना सुना हो, ना जाना हो। आइन ही हमारे इदारों की हदूद का तयन करता है और हमारे मसाइल के हल की यही चाबी है। आइन ने लकीर खींच दी है कि जिम्मेदारी क्या है और उसे किसे निभाना है, किसने निभाना है। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से, 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं, बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब यह मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है और आइन पूरी वजाहत से बयान करता है, दो टोक बात करता है कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे और जो आइन की दीवारें फलांगे वो मुकद्दस नहीं बल्कि आइन का मुजरम है, मुल्क का गद्दार है, आइन का गद्दार है। और अगर आज हमने वक्त की पुकार ना सुनी और अपनी इस्लाह ना की तो हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता है। पहले ही हमारी कौम बहुत हादसात का शिकार हो चुकी है। इस कौम और मुल्क की बका के साथ घिनौना खेल अब खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबको मिलकर एक कौमी बयानिए पर मुत्तफिक होने की जरूरत है। आइन की पासदारी, उसके साथ वफादारी और उसकी रोशनी में अपनी हदूद में रहकर फराइज की बजावरी, यही हमारे मसाइल का हल है। सॉरी। और इसके लिए वकला बरादरी, दानिश्वर, जमहूरियत पसंद, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं और इसमें तलबा भी शामिल होने चाहिए। इन सबको अपना किरदार अदा करना होगा और तारीख गवाह के जब मुआशरा अपने नस्ब-उल-ऐन को तय कर ले तो फिर हर रुकावट खत्म हो जाती है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का हक है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से निजात मिले। उन्हें सेहत, तालीम, इंसाफ के बुनियादी हकूक मुयस्सर आए और ये किसी भीख या एहसान की सूरत में नहीं बल्कि अपने हक के तौर पे। दुनिया और खिते में वकूफ पजीर सूरत हाल पुकार पुकार कर हमसे इस्लाह अहवाल की दहाइयां दे रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए
तो हमारे खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया, झूठे मुकदमात बनाकर सजाएं दिलवाई गई, और फिर आपने देखा है कि किस तरह से रुस्वा किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको पाकिस्तान की खातिर और दस्तूर और आइन की हुक्मरानी की खातिर, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, एक कौमी एजेंडा बनाना होगा और उसे कौमी तहरीक की शक्ल देना होगी। मेरी गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में दी गई तमाम तजावीज और सिफारिशात की रोशनी में फौरी हिकमत अमली मुरतब की जाए। सब लोग बैठे सर जोड़कर और एक हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि अमली जद्दोजहद की राह अपनाई जा सके। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत लेट हो चुके हैं और मजीद ताखीर के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस काम को आज ही बैठ के किया जाए, आज ही, ताकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो कुछ हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, और जो पूरा मुल्क कह रहा है, पूरी कौम कह रही है, उस पे फौरी तौर पे फिर अमल शुरू किया जाए और मुल्क को इस गहरी खाई में जो हम गिर चुके हैं उससे दोबारा उठाया जा सके, निकाला जा सके और दोबारा अपने मंजिल की तरफ हम इसको रवाना कर सकें। अगर ऐसा ना किया तो फिर इसको दोबारा निकालना, उठाना नामुमकिन हो जाएगा और तारीख आपको और मुझे, हम सबको माफ नहीं करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आपने ये कहा कि अब इसकी ज़रूरत है कि हिकमत अमली बननी चाहिए ताकि एक अमली जद्दोजहद हो सके इंसानी हकूक़ के लिए, और इसकी अशद ज़रूरत है कि एक चार्टर फॉर फंडामेंटल फ्रीडम हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू ग्रेस्ड अस विद योर प्रेजेंस, और हम उम्मीद रखते हैं कि अगली बार हम आपसे बात जो है इंटरनेट के ज़रिए नहीं, हम आपसे इन पर्सन आप हमारे दरमियान होंगे और हमारे साथ होंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो जुल्म और जबर की काली रात है, जब आप हमारे साथ होंगे और आपको मौका मिलेगा तो आप अवाम दोस्त एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाएंगे।